ठीक है, चलिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द डेमो क्लास, ये सबके लिए अवेलेबल होगी। एंड इन दिस वेरी क्लास बेसिकली, क्योंकि ये पहली क्लास है, तो हम लोग आज के इस सेशन में सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। ये पूरा जो बैच है, ये पूरा जो कोर्स है, यूजुअली लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका यूजीसी नेट के लिए तो है ही है। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये क्लास आपकी ऑब्वियसली है, बट उसके साथ साथ और भी अलग जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इवन पीएचडी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगी। चलिए, इस क्लास से रिलेटेड जो भी लाइक थियोरेटिकल चीजें होंगी, हम क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में, बट इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बन के आएंगे वो मैं शेयर करता हूं आपसे। ठीक है, और ये हर क्लास में के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई विल बी शेयरिंग इट इन वन टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है अर्थात। आपको मैं इसके बारे में जानकारी अपने ओम्स हिस्ट्री जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं दे दूंगा। उसमें ये रहेगा कि यू विल बी गिवन सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे आप लोग यू कैन इवन प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी जो क्लास रहेगी ये आपका काफी फैक्चुअल क्लास रहने वाली है, दिस सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग कई चीजें डिस्कस करेंगे। आज क्लास का टाइटल ही अगर आप देखेंगे तो क्लास का टॉपिक आपको दिख जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम सोर्सेज वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन टू न्यू टॉपिक्स जो मैं यूजुअली इस क्लास में नहीं कराता था, बट इस बार मैं इसी क्लास में इनको कवर करने वाला हूं। एक है आपका दैट इज द राइज ऑफ इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस के बारे में बात करेंगे, और दूसरा है आपका करेंसी सिस्टम। ठीक है, कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में इंडियन करेंसी किस तरीके से डेवलप हुई है, इन दोनों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, सो these were the two new topics which I will be talking about. लेकिन सबसे पहले let's start with formally start with our this session. तो जब भी हम sources की बात करते हैं, जब भी हम स्रोतों की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ठीक है, हमारे पास कभी भी अगर हम हिस्ट्री में, कभी भी अगर हम हिस्ट्री की कोई भी चीज अगर हमको रिसर्च करना है, हिस्ट्री के किसी भी दस्तावेज के बारे, सॉरी, हिस्ट्री के किसी भी इवेंट के बारे में हमको जानना है, तो हमें वहां के दस्तावेजों को, हमें सोर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी कैन नॉट इनफैक्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, वी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट विदाउट एनी सोर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, भले ही आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इट इज वेरी लाइक क्लोज टू अस क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें, बट उसको भी आपको रिकॉल करने के लिए, उन इवेंट्स के भी तह तक पहुंचने के लिए यू नीड सर्टेन सोर्सेज। तो हमारे पास बहुत टाइप के, बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं। उसमें से पहला सोर्स जो है दैट इज योर द सोर्स ऑफ आर्काइवल मटेरियल। ठीक है, अभिलेखीय सामग्री, ये पहला सोर्स आपका होता है, अभिलेखीय सामग्री। ठीक है, अब जब भी हम आर्काइवल सोर्सेज की बात करते हैं गाइस, तो आर्काइवल सोर्सेज हमारे पास 3 या 4 तरीके की होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ऑफिशियल जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्काइव्स हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के एंड स्टेट गवर्नमेंट की आर्काइव्स हैं, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया के दिस इज काइंड ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ
ऑल द आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रीमियर रिपोजिटरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, फॉरेन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, मिलिट्री हो, रेवेन्यू हो, इन सब के आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, डिटेल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेगी, फ्रीडम स्ट्रगल की, नेशनल मूवमेंट की, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इन इस आर्काइव में। स्टेट आर्काइव चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का हो लखनऊ में, ठीक है, उनमें भी आपको उन स्टेट से रिलेटेड रीजनल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स भी हैं, लोकल कलेक्ट्रेट्स में रखे जाते हैं वो, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स हमारे लोकल कलेक्ट्रेट्स में हैं, वहां पे बहुत ग्रैनुलर डेटा मिलते हैं, जैसे लैंड सेटलमेंट का डेटा हुआ, लोकल कोई दंगा वगैरह हुआ उसका कुछ डेटा हुआ, फेमीन का डेटा हुआ, तो ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के अंतर्गत आते हैं आपके। तो इवन डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स भी आपके हैं। इसके अलावा हमारे पास जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, न्यायिक अभिलेख हैं, बहुत सारे आपके ऐसे मुकदमे हैं, बहुत सारे आपके ऐसे जुडिशियल इवेंट्स हैं जहां पे इन सारी चीजों को, कि मान लीजिए कहीं पे अगर दंगा हुआ है, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई मुकदमा चला है, कोई मूवमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई एक्ट या रूल या ऑर्डिनेंस पास करना हो, इन सब को लेके हमारे पास बहुत सारे ऐसे जुडिशियल कार्रवाइयां हुई हैं जिनके हमारे पास जुडिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, न्यायिक अभिलेख हमको मिलते हैं, ठीक है। तो उन जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी दे बिकेम इंपॉर्टेंट आर्काइवल सोर्स फॉर अस। बट इनके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर आर्काइवल सोर्सेज, अभिलेखी स्रोत जो हमने आपको बताया, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट पेपर्स भी हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्राइवेट पेपर्स एज वेल। नेशनल लीडर्स या थिंकर्स, उनकी फैमिली है, उनके फैमिली वालों ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे जमा करके रखे हैं। महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुआ, फिलहाल उन सब का तो लाइक इट हैज बीन मेड पब्लिक, बट यू विल फाइंड कि आपके बी आर अम्बेडकर के, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आपको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्राइवेट पेपर्स हैं, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। बहुत सारे उनमें से ऐसे रिकॉर्ड आपको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है, ठीक है, अब उसको आप प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बोलते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। बिजनेस आर्काइव्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है, बहुत एक्टिव रही है नेशनल मूवमेंट में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, इन सब के भी अपने रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सब आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फॉरेन या ट्रांसनेशनल आर्काइव्स भी हैं जहां पे ये सोर्सेज मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लंदन में हमारी ब्रिटिश लाइब्रेरी है, okay, the British Library in London, this British Library in London जहां पे एशिया, पैसिफिक एंड अफ्रीका कलेक्शंस जो हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपको इंडिया ऑफिस जो था उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइवेट पेपर्स ऑफ वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल्स के आपको मिल जाएंगे। फ्रेंच एंड पोर्तुगल के भी आर्काइव्स उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में मिल रही हैं। मिशनरीज रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो ऑल दीज दे फॉर्म अ बेसिक और अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जैसे कि हमने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स के बारे में बताया, 11 मार्च 1891 में कलकत्ता में आपके इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आपका बनाया गया। जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट इस डिपार्टमेंट के हेड थे। बाद में ये डिपार्टमेंट 1911 में इट गॉट शिफ्टेड इन न्यू दिल्ली, और वहां पे आज का जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है वो यहीं पे आपका यही बिल्डिंग थी, ठीक है। इसमें आपको 4 तरीके के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं: पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट पेपर्स, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे आपको सर्वेज जो किए गए थे, गवर्नमेंट सर्वेज कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल 1767 में आपके जेम्स रनेल को अपॉइंट किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया जब शुरू हुआ तो उनके अंदर जितने भी आपके सर्वेज किए गए थे उन सब के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें आपको इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया का जो लाइक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जहां पे पूरी इंडिया का
एक साइंटिफिक मैपिंग की गई थी, फिजिकल मैपिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फर्दर स्टेट गवर्नमेंट की आर्काइव्स का जैसे हमने आपको बताया, तो बहुत सारे, हर स्टेट गवर्नमेंट में आपका पटना का आर्काइव है, आपके तमिलनाडु का आर्काइव है, महाराष्ट्र का है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, आपके लखनऊ आर्काइव है। ऑल दीज आर्काइव्स दे आर काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल दीज आर्काइव्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ पे आपको रीजनल सोर्सेज के इंपॉर्टेंट सोर्स मिल जाते हैं। दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रीजनल आर्काइव्स या रीजनल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में पेशवा दफ्तर के बारे में बात किया, पेशवा दफ्तर या इवन खालसा दरबार, ये जो पेशवा दफ्तर या खालसा दरबार की हम बात करें, दीज आर द रीजनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाइक ये आर्काइवल सोर्सेज आपको रीजनल या स्टेट आर्काइव्स में मिलते हैं, जो कि जैसे पेशवा दफ्तर आपके पेशवा के अंडर मराठास किस तरीके से राइज किए, मराठास किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उन सबको रिकलेक्ट करने के लिए। खालसा दरबार की अगर हम बात करें, तो खालसा दरबार जो है आपका, यहाँ पे सिख स्टेट से रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्काइवल मटेरियल आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, खालसा दरबार के बारे में मैंने आपको बताया भी कि जैसे लाहौर दरबार रिकॉर्ड्स या खालसा दरबार, ये आपके महाराजा रंजीत सिंह और उनके बाद में जो भी आपके पंजाब की पॉलिटिक्स चली है, जो भी पंजाब की आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, उन सब के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे 4 कैटेगरीज में आपको खालसा दरबार में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं: दफ्तर फौज, दफ्तर मल, दफ्तर तोशा खाना एंड जागीरात। ठीक है, दफ्तर फौज, दफ्तर मल, दफ्तर तोशा खाना एंड जागीरात, ये आपको 5 तरीके के लाइक 4 कैटेगरीज ऑफ आर्काइवल मटेरियल आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप खालसा दरबार की बात करते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दफ्तर, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। जैसे दफ्तर फौज, नाम से ही क्लियर है कि दफ्तर फौज किससे रिलेटेड है। दफ्तर फौज आपका मिलिट्री ब्रांच है। दफ्तर माल की अगर हम बात करें, तो ये आपके फाइनेंस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। ठीक है, दफ्तर तोशा खाना किसका है? ये आपके रॉयल ट्रेजरी का है। इसमें आपके स्टेट ज्वेलरी, रॉयल वार्डरोब, इन्वेंटोरीज, इन सब के बारे में। जागीरात, जागीर्स के बारे में है। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से पेशवा दफ्तर हुआ आपका। ठीक है, पेशवा दफ्तर में भी ये आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट 39,000 क्लोथ बंडल्स में आपको मिल जाते हैं, जिनको रुमाल बोला जा रहा है, हैंडकरचीफ बोला जा रहा है। और सब 39,000 ये रुमालों में कम से कम 1800 से 2000 डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर तीनों प्रेसिडेंसीज की अपनी अपनी आर्काइव्स थी कॉलोनियल टाइम पीरियड में। ठीक है, बंगाल की, मद्रास की एंड बॉम्बे की, वो सारी आर्काइव्स भी, वहां पे भी आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा पोर्तुगीज, फ्रेंच, डेनिश, इन सब के तो आर्काइवल सोर्सेज थे ही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सोर्सेज, अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो नेक्स्ट कैटेगरी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज आवर बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। ठीक है, बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट। ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यू विल बी फाइंडिंग कि आपको लाइक ये जो कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट्स हैं, दे ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, दे ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको बायोग्राफीज,
ऐसे मेमोयर, ऐसे संस्मरण और ट्रैवल अकाउंट्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स इंडिया में आए आपके कॉलोनियल टाइम पीरियड में, ब्रिटिश राज के समय, और उन्होंने जो भी इंडिया को देखा, ठीक है, इंडिया के बारे में देखा, यहाँ के कस्टम्स को देखा, यहाँ के सोसाइटी को देखा, समाज को देखा, यहाँ के फ्लोरा और फौना को देखा, यहाँ के जो जैविक विविधता है उसको देखा, उसके बारे में या तो उन्होंने लिखा, या तो स्केच बनाए, या तो उन्होंने पेंट किया। जैसे ये दिस इज वन स्केच विच यू आर सीइंग, हिंदू चिल्ड्रन लिखा है इसमें, तो दिस इज अ स्केच ओनली ऑफ एन 18th सेंचुरी इंडियन विलेज, उसी का स्केच है आपको। तो इसमें जैसे आपके ट्रेवलॉग में बात करें तो A.W. मार्स्टन का चिल्ड्रन ऑफ इंडिया करके है, रिटन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, दिस टेक्स्ट वाज रिटन। इसके अलावा फ्रॉम द ब्लैक सी थ्रू पर्शिया एंड इंडिया बाय एडविन लॉर्ड वीक्स, उन्होंने लिखा। ये द मंकी टेम्पल एट बनारस, यहाँ पे दिस इज द मंकी टेम्पल एट बनारस, ये बताया ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा फ्रॉम पॉल मॉल टू पंजाब और विद द प्रिंस इन इंडिया, ये जे ड्यूगे ने लिखा। पिक्टोरियल टूल राउंड इंडिया, ये सारे आपके कुछ कुछ टेक्स्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास जर्नल्स हैं, जैसे बिशप हर्बर का जर्नल है, A.B. डुबॉइस का हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये आपके इंडिया के कास्ट सिस्टम को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाता है। एक चीज लेकिन हाउएवर आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो अकाउंट्स हैं, दे आर अ यूरोसेंट्रिक अकाउंट, ठीक है, यूरोपीय केंद्र से को रख के इन्होंने लिखा है कि यूरोपियंस जब इंडिया आते हैं तो वो किस तरीके से इंडिया को देखते हैं, ठीक है, हाउ दे सॉ इंडिया, हाउ दे बेसिकली परसीव्ड इंडिया, इसके बारे में ये सारी कहानियां आपको मिल जाती हैं। ये यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट है, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं है कि जो चीजें भी लिखी गई, जैसे डुबोइस ने लिखा या बिशप हेबर्ड ने लिखा, या आपको मैंने जो ये ट्रेवलॉग बताए, तो ये सारे के सारे ट्रेवलॉग आपके एग्जैक्टली जैसे लिखे गए हैं, तो उनको आप फेस वैल्यू पे ले लीजिए या उनको आप उसी तरीके से समझिए, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर अ यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, कि यूरोपियंस जब आते हैं किसी नई जगह पे वो आए, तो उन्होंने जो देखा और किस तरीके से उन्होंने उसको परसीव किया, इट इज दैट, गेटिंग माई पॉइंट। So यहाँ पे, because all these viewpoints they have been later on by the later historians and scholars, they were critically analyzed, because ये केवल वही नहीं है कि आप चीजों को केवल बता रहे हो जैसे आप देख रहे हो, आप साथ साथ आप अपनी सोच को भी बता रहे हो कि किस तरीके से एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को परसीव कर रही है, किस तरीके से पश्चिमी समाज आपके एक पूर्वी समाज को परसीव कर रहा है, क्या चीजें दिखाना चाह रहा है, वो किस चीज को लेके उसके मन में ज्यादा भावना है कि हाँ ठीक है, वी नीड टू शो दिस, और किस तरीके से उस सोसाइटी के बारे में वो बता रहा है, ओके, how the Europeans they are projecting the Indian society, ठीक है, how they are projecting the Indian society। यहीं से बाद में आप देखेंगे कि the Orientalism is that only। What is Orientalism? Orientalism is not that the Indians they are doing something. Orientalism is basically a gaze. It's an European gaze. Gaze समझते हैं ना, नजरिया, कि यूरोप का नजरिया भारत के लिए या इवन प्राच्य देशों के लिए, पूर्वी देशों के लिए, ओरिएंट के लिए, ईस्ट के लिए कैसा है, दैट इज ओरिएंटलिज्म, ओके। सो इवन दिस ओरिएंटलिज्म इज अ कंसेप्ट व्हिच वाज परसीव्ड, कंसीव्ड एंड इनोवेटेड बाय द यूरोपियंस ओनली, ओके। जैसे आज आप मॉडर्न टाइम में आप देखते हैं कि यू माइट हैव हर्ड दिस, अगर आप थोड़ा बहुत मॉडर्न पॉलिटिक्स वगैरह में एक्टिव हो तो विल बी फाइंडिंग कि आपके इजराइल को इजराइल कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इटली को इटली कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ई प्रोनाउंस हो जा रहा है। बट ईरान और इराक को अगर आपको प्रोनाउंस किया जा रहा है तो वो आयरन एंड आयरैक है, दैट्स आयरन एंड आयरैक। दिस इज ओरिएंटलिज्म, दिस इज द अदरिंग। यू आर नॉट सेइंग इटली एज आइटली, okay, you are not saying Israel as Israel, okay, but you are saying Iran as Iran and Iraq as Iraq, okay, this is the othering, because Israel and Italy
west, European, and Iraq and Iran, east. This is how you segregate. गेटिंग? तो ये बहुत निटिग्रिटीज आपको दिखती हैं. तो वो अब अगर कोई आयरन या इराक के बारे में बता रहा है तो आप समझिए कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो यूरोसेंट्रिक है, वो किस गेज से उसको पढ़ा जा रहा है या लिखा जा रहा है. इसके अलावा इंडिया इज अ लैंड ऑफ सो मेनी some literature since the historic period. हम देखते हैं कि in fact India is the land of the first your literature of the world, the most ancient one, जिसको हम वेदास के रूप में जानते हैं. तो even like 18th 19th century में हम ये देख रहे हैं, even 20th century में बहुत सारे ऐसे creative literatures आपको देखने को मिल जाते हैं. Creative literatures मतलब stories, songs, poems, novels, plays, ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं. और ये जो टेक्स्ट है, क्योंकि इवन द क्रिएटिव लिटरेचर्स दे आर द मिरर ऑफ देयर टाइम, दे आर नॉट काइंड ऑफ existing in isolation, they are the mirror of their time. So you will be finding कि आपके even these texts, ठीक है, they become a very important source for history. हिस्ट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं. बंकिम चटर्जी का वर्क हुआ, इवन लाइक योर इच्छाराम सूर्यवंश देसाई का जैसे वर्क हुआ, गिरिजा देवी, रामतीर्थ थम्मल, मोहन एंड योर दीज आर सम ऑफ द क्रिएटिव वर्क्स जो कि इस समय आपके लिखे गए जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जीवी कृष्ण राव का हुआ, वायकोम मोहम्मद बशीर का वर्क हुआ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज ऑल दीज आर वेरी फैक्चुअल. तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टे दैट मच टाइम हियर, ये आपके पढ़ने के लिए. ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे जो नेशनल लीडर्स भी थे जैसे लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, उन सब ने भी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट लिखे जो कि आप देखिएगा. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर, ये सारे जो वर्क्स आपको दिख रहे हैं ये क्रोनोलॉजी उनकी दी हुई है, उसी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड लिस्ट, ये आपका काम है पढ़ना. फिर हम न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स की बात करें. ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का. ठीक है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स आपके छपे जो कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, अब अगर हम न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स की बात करें, अगर हम इवन न्यूज़पेपर्स की बात करें कि किस तरीके से जो प्रेस है वो इंडिया में आपका आया, किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में आपका प्रेस डेवलप हुआ, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बनती है. ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमने आपको इस स्लाइड में दिखाया कि द वेरी फर्स्ट या प्रिंटिंग प्रेस अगर हम देखें तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आपके लाया किसने? इट वाज द पोर्तुगीज हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. ठीक है, उनको बाइबल छापनी थी प्रोसेलिटाइजिंग वर्क के लिए, वो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आते हैं 1556 के अराउंड. ठीक है, 1556 के अराउंड. बट आपकी जर्नलिंग का या आपके न्यूज़पेपर से जर्नल्स का इतिहास ऑलमोस्ट 200 साल बाद या 220-230 सालों बाद शुरू होता है. 1780 में कंपनी के ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक एम्प्लॉय जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला अपना एक पेपर निकाला. ठीक है, उस पेपर का नाम था द बंगाल गजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. ठीक है, बंगाल गजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसको आपके हिकीज बंगाल गजेट भी बोला जाता है. ठीक है, हिकीज बंगाल गजेट भी बोला जाता है. एंड यहीं से आपका जर्नलिंग शुरू होता है, न्यूज़पेपर की जर्नी शुरू होती है. वी विल बी काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग दिस होल टॉपिक इन ग्रेटर डिटेल इन अ वाइल. फिर आप देखते हैं कि 19th सेंचुरी में बंगाल इंटेलिजेंसिया जब आपके इमर्ज हो रही है, तो वहां से एक तरह से these newspapers and journals at first they which was started as as a part of intellectual entertainment,
कि सुबह सुबह आपने जर्नल कोई उठाया, न्यूज़पेपर उठाया, एक एक खबर आपने पढ़ा, मजा आ रहा है आपको, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए है. बट लेटर ऑन वी फाइंड दैट इट बिकेम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल मूवमेंट एज वेल. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस, बहुत सारे जर्नल्स निकल के आते हैं. यू विल फाइंड दैट एंडलेस सच न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है. कब पब्लिश हुए, किसके द्वारा पब्लिश हुए, और उनके बारे में थोड़ा सा some remarks it has been given here. तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है. It's a very detailed list, but factually आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये. I have segregated it, and like reproduce it under certain heads. तो इसमें से जो important newspapers हैं उस पे अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में. चलिए, now let's talk about the topic which I wanted to discuss a bit in detail, और जो कि नया है. मैं इस क्लास में, पहली क्लास में ये चीजें नहीं डिस्कस करता था, बट I have included it here. It is the rise of press in colonial India. ठीक है, it's the rise of press in colonial India. कि आपके औपनिवेशिक भारत में जो आपका प्रेस है, जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, आपके न्यूज़पेपर्स, अखबार हैं, वो किस तरीके से उनका उदय होता है. ठीक है. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में आपके पोर्तुगीज लेके आए, ठीक है. बट पहला जो न्यूज़पेपर आपका आया वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट या हिक्कीज बंगाल गजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से 1780 में पब्लिश किया. ठीक है. वो कंपनी के ही एम्प्लॉय थे. उनका ये न्यूज़पेपर छापने के पीछे का मकसद बस केवल ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी आपके करप्शंस हो रहे हैं, जो भी आपके गलत काम हो रहे हैं, उसको उजागर करना. ठीक है, उसको सामने लेके आना. इसके वजह से वो बहुत क्रिटिकल थे, वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे आपके कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को. उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा. उनके प्रेस को इवेंचुअली सीज कर लिया गया 1782 में और उनको खुद को जेल में डाल दिया गया 1782 में. ठीक है. तो पहला पेपर जो इंडिया में आया वही पहला पेपर भी बना जो कि आपके भारत में प्रेस सेंसरशिप का शिकार बना. So the very first paper which was published in India, it was also the very first casualty of press censorship in India. We all know what is press censorship. ठीक है. Press censorship हमको पता है क्या है. ठीक है. We are kind of living in that moment. वो अभी आप देखेंगे कि ये एक साइक्लिकल चला आपका कि सबसे पहले आप जब प्रेस हुआ, कोई आपके बारे में गलत चीजें या क्रिटिकल हुआ, नॉट गलत बट क्रिटिसिज्म अगर हुआ आपके पावर के खिलाफ, तो पावर ने उसको दबाने का ट्राई किया. हम देखेंगे कि आपके आने वाले कुछ स्लाइड्स में कि हाउ डिफरेंट एक्ट्स दे हैव बीन पास्ड इन ऑर्डर टू सप्रेस द प्रेस, द न्यूज़पेपर्स. ठीक है. देन वी हैव सीन कि जब ये सप्रेशन का आपका जवाब वो बहुत काउंटर नैरेटिव से, काउंटर प्रोटेस्ट से दिया जाने लग गया. तो देयर इज अनदर थिंग व्हिच वाज व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग. व्हाट वाज दैट अनदर थिंग? कि आप देखते हैं कि यूरोपियंस, खासकर जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ या इवन ब्रिटेन हुआ, उसने क्या किया? दे हैव स्टार्टेड देयर ओन प्रेस हाउसेस. they have started even sponsoring their press houses. कि अगर आप इन पे लगाम नहीं लगा सकते हैं तो इनको खरीद लो, तो ये आपकी भाषा बोलेंगे. वी हैव सीन दिस थिंग. इस तरीके से प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर्स आपके 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अच्छे तरीके से फैले. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को दिखा के एक तरह से लड़ाई हुई, तो शो के ही लिए सही,
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। अमेरिका वॉज द चैंपियन ऑफ इट, ठीक है, अमेरिका बिकेम द चैंपियन ऑफ इट। अब उस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ रहा है। तो हम फिर से देखते हैं कि थ्रू आउट आवर 20th सेंचुरी, एटलीस्ट द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, world over I'm talking about, especially in the West, we have the free press. It started, it started emerging. India, what was India doing? इंडिया में आपके प्रेस का जो राइज हुआ अभी हम देखेंगे, ओवर द टाइम पीरियड इट इमर्ज्ड एज, न्यूज़पेपर्स इमर्ज्ड एज ए काउंटर नैरेटिव. काउंटर नैरेटिव मीन्स the counter narrative against the British policies, against the government. ये चलता रहा आपका, ठीक है. ये 1947 के बाद भी, इंडिया आजाद हुआ उसके बाद भी हमने देखा, ठीक है, वो चले. बट जब आप वंस अगेन आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे वर्ल्ड ओवर, अगर हम देखें वेस्टर्न सोसाइटीज में प्रेस आपके ऐसे निकले, तो आप क्या देखते हैं कि लाइक ठीक है, दोस प्रेस दे बिकेम क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होने लग गया, करप्शन आपका आने लग गया. वाटरगेट हम जानते हैं, अमेरिका को हिला दिया, प्रेसिडेंट को हिला दिया, प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, ठीक है. स्कैम्स दे वर ब्रॉट आउट बाय जर्नलिस्ट. तो वंस अगेन द नीड वाज व्हाट, कि अब अगर सेंसरशिप लगाएंगे तो सेंसरशिप में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन वी आर काइंड ऑफ शोइंग द फार्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. तो क्या करना है आपको, यू नीड टू destabilize this whole institution, delegitimize this whole institution and buy them. And we are living in that era. हम इसी एरा में रह रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि प्रेस आपका हमेशा बहुत अनबायस्ड रहा है, या प्रेस के साथ गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल रही है. वो किसी ना किसी तरीके से आपके प्रेस को कंट्रोल करना तो चाहिए, ठीक है, हमेशा से. तो वो हुआ. एनीवे, कमिंग बैक टू हियर, द वेरी फर्स्ट न्यूज़पेपर 1780 में जो आया, इट ऑल्सो बिकेम द वेरी फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया. इसके अलावा कुछ अर्ली पेपर्स जो आपके आए उनको अगर हम देखें तो बी मेंसिंग एंड पी रीड ने इंडियन गैजेट निकाला. इट वॉज अ लॉयलिस्ट काउंटर पॉइंट टू हिकी, ठीक है, लॉयलिस्ट पेपर. हाँ, कलकत्ता गजेट, विलियम डुएन का, बंगाल जर्नल, एशियाटिक मिरर, बॉम्बे हेरल्ड, फर्स्ट पेपर इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास कुरियर, फर्स्ट पेपर इन मद्रास प्रेसिडेंसी. ये आपके अर्ली पेपर्स हैं, अर्ली न्यूज़पेपर्स हैं आपके इंडिया में, ठीक है. हमारे पास कुछ क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र भी आए, जैसे समाचार दर्पण हुआ 1818 का, श्रीरामपुर मिशनरी जोशुआ मार्शमैन ने इसको पब्लिश किया, पहला बंगाली न्यूज़पेपर था. फिर बॉम्बे समाचार आपका आया गुजराती में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर. योजामे जमशेद पारसी गुजराती में 1832 में आया. मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया, ये पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था इंडिया में. संवाद कौमुदी बंगाली में आया, राम मोहन रॉय ने इसको पब्लिश किया. यहीं पे इसी पेपर में उन्होंने विडो रिमैरेज, विधवा विवाह, सती के खिलाफ जो आवाज उठाना स्टार्ट किया संवाद कौमुदी में, ठीक है. अब इसका प्रेस को लेके लेजिस्लेटिव, या क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा पक्ष में रही नहीं है, गवर्नमेंट वाज अनईजी, तो किस तरीके से उन्होंने इस प्रेस को कंट्रोल करने का ट्राई किया. तो सबसे पहला जो रेगुलेशन आपका आता है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली का, ये फ्रेंच इन्वेजन के बैकड्रॉप में आता है कि आप फ्रांस से रिलेटेड या इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं छापेंगे. और ये प्री सेंसरशिप था कि पब्लिकेशन से पहले आप हमको दिखाएंगे कि कौन सी न्यूज छपनी चाहिए, कौन सी नहीं छपनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी सॉवरेंटी जो है वो अफेक्ट होगी. फॉर दैट, तो सॉवरेंटी का बहाना बना के ये रेगुलेशन ऑफ 1799 आया. उसके बाद आपके 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट एक्टिंग गवर्नर जनरल, उस समय जॉन एडम थे, तो एडम के अंदर आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 आया. बहुत इनफेमस एक्ट था, ठीक है. लाइसेंस की बात की गई कि आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, लाइसेंस आपको पहले लेना पड़ेगा. लाइसेंस किससे लेंगे? गवर्नमेंट से लेंगे. राजा राम मोहन रॉय इसका प्रोटेस्ट करते हैं, उनका पेपर मिरातुल अखबार शट डाउन हो जाता है इस रिस्पॉन्स में, ठीक है. इट वॉज द गैगिंग एक्ट ऑफ 1823, ये गला घोटू एक्ट था 1823 का, ठीक है. एंड राजा राम मोहन रॉय ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट और ही प्रोटेस्टेड फॉर द प्रेस फ्रीडम. 1835 में ये 1823 का जो रेगुलेशन था मेटकाफ ने, ठीक है, लॉर्ड मेटकाफ गवर्नर जनरल जो उस समय थे, मैकुले आपके लॉ मेंबर थे, तो उनके अंदर
ये आपका 1823 का जो रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है। इसीलिए उनको मुक्तिदाता बोला गया। ही वॉज कॉल्ड एज अ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस और मुक्तिदाता। ठीक है, फिर आपका लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आया रिवोल्ट के दौरान ही। ठीक है, जो 1857 का आपका विद्रोह चल रहा था उसके दौरान ये पास किया गया था। बेसिकली सरकार अपने हितों के लिए कि ठीक है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव तो नहीं बन रहा है, उस सब को देखते हुए 1857 का ये लाइसेंसिंग एक्ट आपका आता है। पांचवा फिर आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आ रहा है 1878 में, लॉर्ड लिटन के अंदर ये पब्लिश हुआ है, सॉरी ये आया है। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या स्थानीय भाषा अधिनियम जो है आपका, ये किसी से छुपा नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट कि जो भी आपके इंडियन लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेजेस के जो भी न्यूज़पेपर्स होंगे उनको किस तरीके से आपको उन पे कंट्रोल रखना है। इसीलिए इसको गला घोंटू एक्ट, इसीलिए इसको गैगिंग एक्ट भी बोला गया। ठीक है, चुप कराने वाला अधिनियम, गला घोटू अधिनियम, और द एल्बर्ट एक्ट ऑफ द प्रेस। ठीक है, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज एल्बर्ट एक्ट ऑफ द प्रेस। मेजर पेपर्स दे फेस हरासमेंट अंडर दिस एक्ट। अमृत बाजार पत्रिका उसको अपने आप को बंगाली में छपता था, इंग्लिश में छपने लग गया इस एक्ट से बचने के लिए। द मोस्ट फेमस इंस्टेंस ऑफ जर्नलिस्टिक इंजीन्यूटी, ठीक है, यहां पे आपको दिखता है। ओके, इसके बाद सोम प्रकाश हुआ, भारत मिहिर हुआ, डक्का प्रकाश हुआ। ये पेपर्स आपके अफेक्ट हुए इस एक्ट के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने हाउएवर 1882 में इस एक्ट को रिपील कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब ये एक्ट क्यों आपके प्रॉब्लमैटिक था, ये यहां पे लिखा गया है। की फीचर्स: empowered magistrate to call upon proprietors of vernacular newspapers to enter into a security bond not to publish anything likely to excite feeling of disaffection to the government। ठीक है, अभी समझ रहे हैं, मजिस्ट्रेटों को स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों के मालिकों से एक सुरक्षा बॉन्ड लेने का अधिकार दिया गया था, जिसमें यह शर्त थी कि वे सरकार के प्रति असंतोष की भावना को भड़काने वाली कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। अब ये अपने आप में दिस इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। ओके, असंतोष की भावना को भड़काने वाली कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। भाई असंतोष तो किसी भी चीज से हो सकता है। ठीक है, कोई आपका घटना हुई जहां पे गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। ओके, और आपने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल आर्टिकल लिख दिया, लोग तो नहीं पसंद करेंगे ना कि हाँ देखो गवर्नमेंट तो यहां मौजूद नहीं है, बट वो मजिस्ट्रेट करेगा कैसे आपने कर दिया ये। तो इट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो न्यूज़पेपर का पूरा फिर तो कहानियां और आप जोक्स छापो, चुटकुले छापो, यही कर सकते हो आप, है ना। न्यूज तो कोई बना ही नहीं सकते फिर। इफ द प्रोप्राइटर वायलेटेड द बॉन्ड, द प्रेस एंड प्रिंटिंग मटेरियल कुड बी फोरफिटेड, जब्त कर लिया जाएगा। नो अपील टू एनी कोर्ट अगेंस्ट सच फोरफिचर, इट्स अ क्रूशियल क्लॉज। इसलिए ये आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट था। इसके अलावा फिर 1908 में लॉर्ड मिंटो के अंदर न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट आपका आया, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के बैकड्रॉप में। इंडियन प्रेस एक्ट आपका आया 1910 में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोबारा से रिफर्बिश करके पब्लिश किया गया था। उसके बाद प्रेस एक्ट ऑफ 1931 हुए लॉर्ड विलिंगडन के अंदर। इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939-40s में आपके आए। तो दीज आर सम ऑफ द सेंसरशिप एक्ट्स या आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स, जैसे मैंने आपको एक लिस्ट दी थी न्यूज़पेपर्स की, जर्नल्स की। ठीक है, तो उसमें अगर हम कुछ न्यूज़पेपर्स देखें जो इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे बट राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर्स थे, तो उनमें आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है द हिंदू हुआ, ट्रिब्यून हुआ, अमृत बाजार पत्रिका हुआ, इंडियन ओपिनियन हुआ, यंग इंडिया हुआ, नवजीवन, हरिजन, कॉमनवील एंड न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के जो पेपर हैं। फिर आपके उग्रवादी या प्रतिक्रियावादी जो भी प्रेस थे, खासकर बाल गंगाधर तिलक का, तो जैसे केसरी हुआ आपका, या मराठा हुआ, काल, युगांतर, संध्या, दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बंगाली नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सोम प्रकाश हुआ, बंग दर्शन है, संजीवनी हुआ, हितवादी, बंगाली,
इंपॉर्टेंट, ठीक है। उर्दू एंड हिंदी नेशनलिस्ट पेपर में आपके अल हिलाल आता है अबुल कलाम आजाद का, बहुत इंपॉर्टेंट। अल बलग है, जमींदार है, कॉमरेड है, हमदर्द है, प्रताप है, चांद है। चांद आपका न्यूज़पेपर नहीं, जर्नल है, ठीक है। रामकृष्ण सिंगल रामरख सिंह सहगल ने स्टार्ट किया, ये हिंदी मैगजीन थी, जहां पे आपके सोशल इश्यूज पे लाइक ये आपके अंक निकलते थे। इसका एक फेमस अछूत अंक आया था 1927 में, जहां पे इंडियन कास्ट सिस्टम या इंडियन जो आपके सो कॉल्ड डिप्रेस क्लासेस या अनटचेबल क्लासेस थे, उनके बारे में बात किया गया, ठीक है। फिर दलित एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आप देखते हैं कि वी हैव उधर से जो पेपर आपके निकल रहे हैं दलित या मार्जिनलाइज कम्युनिटी की आवाजों को बुलंद करने के लिए, उसमें मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, जनता है, दीन बंधु है, विठल विनायक है, ठीक है। विमेन से रिलेटेड भी आपके कई सारे जर्नल्स एंड प्रेस आपको दिख जाएंगे। स्त्री दर्पण हुआ, अंतापुर हुआ, बंगाली विमेन्स जर्नल था ये, बम्बोधनी पत्रिका हुआ महेश चंद्र दत्ता का विमेन्स एजुकेशन के लिए, इंडियन लेडीज मैगजीन थी कमला सत्यनाथन का, इट इज फ्रॉम दिस जर्नल, इट केम फ्रॉम मद्रास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो भी हमने चीजें आपको बताई इंडियन प्रेस से रिलेटेड, एक समरी आपको टाइमलाइन दे दी जा रही है, एक क्रोनोलॉजी आपको दे दी जा रही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये वीपीए मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या स्थायी लैंग्वेज जो आपका वो प्रेस एक्ट था उसके वो है ये, ठीक है। तो इन सब की ये क्रोनोलॉजी है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन वी ऑल नो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा आप, जस्ट गो थ्रू विद दिस टाइमलाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आपके लिए हो जाता है। नाउ जैसे हमने क्रिएटिव लिटरेचर्स की बात की, उसमें आपके थिएटर भी एक इंपॉर्टेंट एरेना निकल के आता है, जहां पे हम देखते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे वर्क, नील दर्पण कोई नहीं भूल सकता, कि वो भी आपके कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट को समझने के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो या बहुत सारे आपके टेक्स्ट ऐसे हैं, जैसे वीजे कीर्तने का तोले माधव राव पेशवे आपको पिछले स्लाइड पे दिखता है। इसके अलावा नील दर्पण के बारे में हमने आपको बताया ही, 1860 में इट वाज ट्रांसलेटेड बाय रेवरेंड जेम्स लॉन्ग एंड प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल थिएटर ऑफ कलकत्ता। बाद में इसको माइकल मधुसूदन दत्त ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। सो या थिएटर ऑल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। पेंटिंग्स ऑब्वियसली वो हैं आपके सोर्स, पेंटिंग स्केचेस भी आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्स हैं। इसके साथ साथ वंस अगेन पेंटिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि दे बेसिकली टॉक अबाउट गेज, ठीक है। गेज या नजरिया जो हम आपको अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले क्लास की शुरुआत में, तो वो गेज या नजरिया को एक तरह से समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट साधन है आपके पेंटिंग्स, ठीक है। 1857 से रिलेटेड, जैसे आपको हम अगर कुछ पेंटिंग्स दिखाएं, फ्लाइट अब्राहम सोलोमन, अब ये 1857 की ये पेंटिंग है, 1857 से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियन विमेन अपने बच्चों को लेकर भाग रही हैं, ठीक है। दिस अगेन शोज द वेस्टर्न और द यूरोपियन गेज कि हाउ दे सॉ योर 1857 रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट आपको ये देखने में मिल जाएगा कि इस तरीके से औरतों को परेशान किया ये 1857 की क्रांति। इमोटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, दीज आर द इमोटिव रिस्पॉन्स यू आर सीइंग, गेटिंग। सो दीज रिस्पॉन्सेज वो उसी को एक तरह से to kind of incite these emotive responses, these paintings were done. For example, we have the Campbells are coming. Once again, the women, they are the centrality of these paintings. ठीक है, the Campbells are coming. Like the residency of Lucknow, it is under siege. It is under the control. It is seized by the mutineers. Okay, and everyone is desperate that who is going to save them. और उस डेस्परेसी में आप यूरोपियंस को डेस्परेट नहीं देखोगे. They are here, they are waiting or they are courageously standing their ground. On the other hand, the women, how women are shown, how the kids are shown. You just see, ठीक है, the defeated posture, the frightened posture. We have the relief of Lucknow, Thomas Jones Barker. Okay, जब आपके लखनऊ रेसिडेंसी को छुड़ा लिया गया,
how it was shown once again, how the paintings is it is showing that how the reestablishment of the superiority of Western Western supremacy, Western military tactics, it was established over the Indians, over the natives. ओके, इन मेमोरियम जोसेफ नील पैटन का 1857 का अकाउंट है, ये बहुत पेंटिंग है, और ये काफी इंटरेस्टिंग पेंटिंग अपने आप में हो जाती है. एग्जैक्टली, यस, दीज पेंटिंग्स आर इन फैक्ट केप्ट इन म्यूजियम, मेनी ऑफ दीज. ओके, सम ऑफ देम दे आर आल्सो इन दिल्ली म्यूजियम एज वेल. तो इन मेमोरियम जोसेफ नील पैटन की वो पेंटिंग है जिसमें आपको दिखेगा कि इनिशियली इस पेंटिंग से रिलेटेड एक एनेक्डोट हम आपको बताते हैं कि इनिशियली जब ये पेंटिंग आपकी बनाई गई, ठीक है, ये बेसिकली आपके कानपुर के बैकड्रॉप में ये पेंटिंग बनाई गई थी. कानपुर का जब हम 1857 पढ़ेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से 1857 का रिवोल्ट ऑन अदर थिंग्स, ठीक है, विद अदर थिंग्स, along with other things, it was also a competition of violence between the colonial powers and the natives. वो भी था, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे आपके मैसेकर्स जो हुए, सती चौरा घाट मैसेकर हुआ, बीबी घर मैसेकर हुआ, इन सब के बारे में हम बताएंगे. तो कानपुर की कहानियां, कानपुर के मैसेकर्स की कहानियां, जहां पे यूरोपियन दे वर बीइंग किल्ड बाय द म्यूटिनियर्स. ओके, दे वर ऑलरेडी मेकिंग देयर वेव्स इन लंदन. ओके, उसमें आपकी जोसेफ नील पैटन की ये पेंटिंग आई. ओरिजिनली दिस पेंटिंग वाज लाइक दिस. The women, you can see the women, they are herded together in a room. Okay, they are in a very desperate condition, they are in a very desperate situation, or they are almost in a defeatist state कि अब तो मरना ही है, अब ना हमारा जीवन बचेगा, और अगर जीवन से पहले हमारी इज्जत भी नहीं बचेगी. They are in a defeatist position. The kids, they are also tired and scared. Okay, ईश्वर की तरफ देख रही है, हाथ में बाइबल है, ठीक है. ओरिजिनली ये जो पेंटिंग आपकी बनी थी, ये जो ग्लव्स आप देख रहे हैं, इट्स अ ग्लव विच यू आर सीइंग लाइंग ऑन द फ्लोर. ओरिजिनली इस ग्लव्स की जगह पे एक शेवर्ड हैंड था, अ शेवर्ड हैंड वाज देयर ओरिजिनली. एंड आपको जो ये यू आर सीइंग अ मिलिट्री पर्सनल हियर, दिस इज द आयरिश ड्रेस, आयरिश मिलिट्री पर्सनल, यूरोपियन ड्रेस, ठीक है. उसकी जगह पे आपके इंडियन म्यूटिनियर को दिखाया गया था. सो दिस पेंटिंग इट वाज शोइंग दैट हाउ इंडियन, ठीक है, हाउ दीज म्यूटिनियर्स, दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट योर द यूरोपियन पावर, द फॉरेन पावर. दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट देम. These mutineers, they are barbaric. They have their eyes on the European women. They are eager to violate them. It is being said that when this painting was exhibited for the first time in London, the many women, they basically fainted seeing the gruesome nature of this very painting, the emotion which generated out of this painting. Later on, Patton changed the whole scenario, the whole narrative, और इस यहाँ पे severed hands की जगह पे gloves कर दिया गया, यहाँ पे आपके इंडियन म्यूटिनियर की जगह पे आपके आयरिश जो सोल्जर है उसको पेंट किया गया, in order to show कि जैसे how these women, they were being finally salvaged, finally saved by these people, But ये सारी जो पेंटिंग्स है, once again it is the story of gaze, ठीक है. Once again the painting is the story of gaze, कि how 1857 revolt is being produced or being viewed by the Europeans. And it's important कि आपको ladies, children and ladies and children को सबसे ज्यादा वो अफेक्ट हुए हैं, इसको आपको you have to make this or take this to the fore. आपको इसको फॉरवर्ड रखना है in order to justify whatever repressive measure you are going to take, ठीक है. क्योंकि जब एक बार एक ये इमोशन आपके लोगों में
आपके आएगा कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली what will you expect from the government? To have the harshest measure, to have the harshest reaction. तो जो भी, और वो हार्श रिएक्शन हुए भी, नो डाउट, और उन हार्श रिएक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए these paintings, they are kind of one of the very important view. ओके, सो कहानी गेज की है, कहानी नजरिए का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं। ठीक है, बट इट वॉज नॉट जस्ट लाइक द यूरोपियन पेंटिंग्स, द यूरोपियन गेज। आप देखेंगे नेशनलिस्ट पेंटिंग्स भी आपकी इमर्ज हुई, जहां पे आप देखते हैं कि यूरोपियन व्यू पॉइंट या यूरोपियन टेक्निक भी यूज नहीं किया जा रहा है, इंडियन टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है, इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स को यूज किया जा रहा है। जैसे अर्धनारीश्वर ऑफ नंदलाल बोस, भारत माता, वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग 1905। ठीक है, जहां पे यूरोपियन पेंटिंग्स में आपको विमेन को यूज करके, फीमेल्स को यूज करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडियन पीपल, इंडियन स्टेट एंड इंडियन सोसाइटी, दे आर सैवेज, दे आर बार्बेरिक इन द सिमिलर मैनर। ठीक है, in the similar manner you are being shown by using women only by the Indian painters। वहां पे भी आपको विमेन का यूज करके इंडिया का एक इमेज बनाया गया, यहां पे भी विमेन का यूज करके इंडिया की इमेज बनाई जा रही है। इट्स अ काम नेशन, इट्स द नेशन विच वर्शिप्स इट्स विमेन एज वेल एज इट्स वर्शिप्स नॉलेज। इट सीक्स ट्रैंक्विलिटी, इट सीक्स पीस, इट इज सिविलाइज्ड, इट्स स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल को भी रिप्रेजेंट कौन कर रही है? विमेन कर रही है। रिलीजन, कल्चर, इसका सबका जो आपका दारोमदार पड़ता है वो कंधे पे किसके पड़ता है? विमेन के पड़ता है। You must be hearing about so many news regarding how guys, they are, or husbands, or fiancés, they are being tortured or killed or murdered by their wives, or even by their like fiancés और गर्लफ्रेंड्स। बहुत सारी न्यूज हैं, आप देखते हैं, आ ही रही हैं 1-2 सालों से। उसमें आप देखो कि विलेन किसको बनाया जाता है, वो किस तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि विलेन किसको बनाया गया है। ठीक है, द डोमिनेंट व्यू पॉइंट, जो मिसोजिनिस्टिक व्यू पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि ठीक है, गर्ल्स को आप, यू कैन नॉट ट्रस्ट गर्ल्स, दे आर चीटर्स, किसी के साथ भी चली जाती हैं, बॉयफ्रेंड किसी के लिए लॉयल नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप उनके लॉयल्टी पे क्वेश्चन कर रहे हो, आप उनके कल्चरल बिहेवियर पे क्वेश्चन कर रहे हो, बट यू आर नॉट, बट उसका दूसरा एंगल नहीं दिख रहा है। ऑल द मर्डर्स विच हैपेंड, all those murders, they happened with the help of a man only ना। बंदरों के साथ तो चीट नहीं कर रही है ना, है तो कोई दूसरा मर्द ही है। There is this underlying situation, but nobody is talking about the guy. The main villain is that girl only. And why? Because throughout, it's a kind of a Victorian sense of morality. This is the Victorian sense of morality which we have inherited in a way, and which was quite easy for us, because like the European societies, we were also a patriarchal society, और patriarchal society में वो Victorian sense of justice या Victorian sense of morality को imbibe करना easy था। ठीक है, तो विक्टोरियन सेंस ऑफ मोरालिटी में जिस तरीके से आपके बताया जा रहा है कि सारा कल्चर जो है, रिलीजन जो है, स्पिरिचुअलिज्म जो है, ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑन द शोल्डर ऑफ विमेन। इन इंडिया एज वेल इट वॉज शोन लाइक दिस ओनली। ठीक है, इन इंडिया एज वेल इट वॉज शोन लाइक दिस ओनली। ओके, तो आप देखोगे कि डोमिनेंट इमेजरी इन द प्री कोलोनियल इंडिया, द डोमिनेंट इमेजरी ऑफ विमेन, इट वॉज यूज्ड इन द फर्टिलिटी कल्ट, not in the cult of, or not in order to show the spirituality or the religious nature। वो डोमिनेंट नहीं था। डोमिनेंट, अगर ऐसा नहीं है कि विमेन इमेजरी आपके इंडियन कल्चर में यूज नहीं हुई है, इंडियन रिलीजन में यूज नहीं हुई है, बट द डोमिनेंट थिंग आप जो देखेंगे, चाहे वो शक्ति पूजा में देखें,
चाहे आप तारा वर्शिपिंग में आप देखें, चाहे वजियानिज्म का मैं बात कर रहा हूं, इन ऑल दीज यू विल बी फाइंडिंग दैट दे आर बीइंग द इमेजरी इज यूज्ड इन ऑर्डर टू शो और पोर्ट्रे द फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है, द क्रिएशन। बट आप इधर देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में समथिंग इज चेंजिंग अ लॉट, और उसमें फिर विक्टोरियन सेंस ऑफ मोरालिटी आ रही कि दे आर नॉट जस्ट दीज विमेन, okay, they are not just the representative of the creation, okay, or the fertility, they are also the leaders of the social morality. सोशल मोरालिटी की जो जिम्मेदारी है वो भी औरतों पे ही होगी, ठीक है। सोसाइटी की इमेज को भी जो बनेगी वो भी औरतों की ही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? J.S. Mill आपके in the early 19th century when he published his 3-volume work on the history of India, he told this thing, he has mentioned this thing कि किसी भी सोसाइटी को अगर आपको जज करना हो कि whether that society is a civilized one, a progressive one, or it's a debauched society, or it's a society of corrupt morality, तो आपको वहां की औरतों की स्थिति को देखना है कि how the women they are treated or what role the women are playing, किस तरीके से ये दिखाया जा रहा है। ओके, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आपके जेएस मिल बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे जब जेंडर स्टडीज में या फेमिनिस्ट जो हैं वो आपको उसी तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं, बट नो, इट वाज द विक्टोरियन सेंस ऑफ मोरालिटी कि नो, द विमेन, आदमी कहीं भी मुंह मारे बट विमेन मोरल होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दैट मोहनजोदड़ो की वो जो डांसिंग गर्ल थी, the very confident position which she is standing, it's a very confident position, there is no care in the world, the way she is standing there, the bronze statue, you must have seen it, there has been some controversy regarding around that girl as well, but just see the posture of that girl, it's a full of confidence, okay, it's a confident posture, but that girl has been shown as a nautch girl, dancing girl, nautch girl. एंड दैट डांसिंग गर्ल अगेन, उसका जो शो था, वो जो बताया गया, मार्शल ने जो बताया उसको डांसिंग गर्ल, ठीक है, दैट डांसिंग गर्ल इट वाज नॉट यू कैन नॉट से इट वाज अ कल्चरल एंटाइटलमेंट जो दिया गया, नहीं, इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉच गर्ल्स दे वर बीइंग पोर्ट्रेड एज दोज पीपल हु वर इमोरल, ठीक है। In 1857 revolt, you will be finding that so many nautch girls, they played a very important role. चाहे अजीजुन भाई आपके कानपुर में हो, चाहे आपके चौड़ी बाजार की जो हैं, but all these nautch girls, they were clubbed with the prostitutes. कि all of them they are prostitutes only. ठीक है? All these girls, they are prostitutes only. But they have played a very important, role in the. एक second. They played a very important role in Indian national movement. ठीक है? They played a very important role in Indian national movement. अभी जैसे अभी आपका there is one. कोक स्टूडियो का सॉन्ग है कचौड़ी गली, सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने, सुना है कि नहीं आपने? आप लोगों ने सुना होगा कचौड़ी गली। तो कचौड़ी गली के अगर आप वर्डिंग्स में जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट इस पूरे इस गाने को बोला जाता है कि ये गौहर जान, शी वॉज अ कोटेशन, शी वॉज अ नॉच गर्ल फ्रॉम बनारस, उन्होंने लिखा है ये, ठीक है। तवायफ नामा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, आप उसको देख सकते हैं। एनीवे, सो गौहर जान ने ये कचौड़ी गली लिखा है, और गौहर जान का जो आशिक है वो ही इज अ म्यूटिनियर, ठीक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ लोकल मैन एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर।
और पूरे गाने में अगर आप देखोगे तो आपको वो गाना बेसिकली शी इज लैमेंटिंग, शी इज मिसिंग हर लवर, जो कि अंग्रेजों से लड़ने के कारण उसको अंग्रेजों ने सजा देके देश निकाला कर दिया, उसको रंगून भेज दिया, एंड शी इज मिसिंग हिम। गेटिंग? तो इन नॉच गर्ल्स ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट हाउ दे वर शोन, okay, how they were shown in the British narrative? Immoral characters. Immoral characters. Indians were shown barbaric via this only. Indians were shown barbaric via this only. The sati system, the child marriage, all these things, they were an example to show that how debauched this society is. तो ये जो सेंस आया कि किसी भी सोसाइटी की मोरल जिम्मेदारी किसकी होगी? विमेन की होगी। सारे सोशल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन वो सारे मर्द लेंगे, लेकिन सोसाइटी की जो मोरालिटी होगी उसकी जिम्मेदारी औरतों पे पड़ेगी। तो वो इमेजरी जो आई यूरोपियन इमेजरी है, और इस इमेजरी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से अपनाया है। भारत माता, आप देखिए, you know what kind of emotion she is invoking, this painting is invoking. Okay, so yes, this is one of the painting, ये nationalist response था। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे कैरिकेचर्स वगैरह, जब वी हैव लिथोग्राफ्स जब पेंटिंग्स आपकी होनी स्टार्ट हुई, तो लिथोग्राफिक पेंटिंग्स में आप देखते हैं कि we have so many such kind of paintings, narrative paintings ये भी बननी स्टार्ट हुई, पोस्टर काइंड ऑफ पेंटिंग्स भी बननी स्टार्ट होती हैं आपकी, जो कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको इस पेंटिंग में जो दिख रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द त्रिपुरी क्राइसिस। ये त्रिपुरी क्राइसिस की पेंटिंग है, उससे रिलेटेड है, ये लिथोग्राफिक पेंटिंग है। सो आप यू विल फाइंडिंग की हाउ द social narration, how the society is being shown or expressed, what is happening at the political level, usko, ठीक है। In fact, there is this very book of Christopher Penny on this very topic. The book of Christopher Penny, the name of the book is, title of the book is Photos of the Gods. Okay, Photos of the Gods, the printed image and the political struggle in India। ये आपकी 2004 की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बेसिकली इट इज ऑन दीज लिथोग्राफ्स ओनली, दीज फोटोज ओनली, दीज पेंटिंग्स ओनली, कि किस तरीके से दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल स्ट्रगल, जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किस तरीके से रोल प्ले किया, ठीक है। तो पेंटिंग्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन सिनेमा भी है, नो डाउट, आज के समय में, इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट 10 years, Indian cinema also has emerged as as a powerful source of your modern Indian history। इंडियन सिनेमा के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, भले ही इससे क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहे हैं, बट इंडियन सिनेमा, नेशनलिस्ट सिनेमा, किस तरीके के सिनेमाज आपके स्टार्ट हुआ, इन सब के बारे में हम लोग एक अलग से पढ़ते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इन डिटेल हियर, बट यस, द सिनेमा हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल टूल, एज अ पावरफुल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। एक और जो हम हिस्ट्री के रूप में देखते हैं वो आपकी कॉइन्स हैं, कॉइनेज हैं, ठीक है। कॉइन्स ऑल्सो आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन अ सेंस कि आप देखते हैं कि बहुत सारे सिंबॉलिक एंड कमेमोरेटिव कॉइन्स भी आपके लाइक इशू किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो भी हमारे भारतीय, जो कि औपनिवेशिक भारत है, कॉलोनियल इंडिया है, उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स निकल के आते हैं। आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया, ओके, कि किस तरीके से इंडिया में, भारत में, आपके कॉलोनियल इंडिया में आप देखते हैं कि करेंसी सिस्टम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। या करेंसी सिस्टम की क्या लाइक हिस्ट्री है, उसके बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। अगर हम बात करें लाइक प्री कॉलोनियल करेंसी सिस्टम की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके एक राजनीतिक पावर के रूप में जब स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी, तो प्रिंसिपल जो आपकी करेंसी थी वो रुपया थी,
रुपया जो कि स्टैंडर्डाइज हुई थी सेठ सात सूरी के समय में, ठीक है, सेठ सात सूरी के समय में वो स्टैंडर्डाइज हुई थी। 178 ग्रेन ऑफ सिल्वर उसका वजन होता था, और ये सिल्वर रूपी आपकी, इसको रुपया बोला जाता था। ये मेजर कॉइन था, ठीक है, मेजर कॉइन आपका था, जो कि फॉलो किया गया, मुगलों ने भी इसको फॉलो किया, ठीक है। ये बेसिक टेम्पलेट के रूप में फॉलो किया गया। इवन मुगल्स फॉलोड इट, इवन ब्रिटिशर्स फॉलोड इट इन द बिगिनिंग। सिल्वर, तो ये आपका मेजर लाइक प्राइमरी कॉइन यही था, सिल्वर सिक्के, ठीक है। चांदी के सिक्के ही जो थे वो आपके प्राइमरी कॉइन्स होते थे, बट इसके अलावा आपके गोल्ड की मोहर भी थी, कॉपर के दाम या पैसा भी थे। तो एक ट्राई मेटेलिक सिस्टम आपके इंडिया में था इस समय, ठीक है। देयर वाज अ ट्राई मेटेलिक सिस्टम, या 3 धातुओं वाली प्रणाली, मुद्रा प्रणाली आपके इंडिया में थी, ठीक है। बट इसके अलावा बहुत सारे आपको रीजनल करेंसी की डाइवर्सिटी भी दिख जाती है, क्षेत्रीय मुद्रा की विविधता भी आपको दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में आपके पगोडा है गोल्ड में, ठीक है, विच वॉज यूज्ड बाय निजाम एंड मराठा टेरिटरीज। फानम आपका स्मॉलर गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स थे साउथ इंडिया या सिलोन में। टंका बंगाल में यूज किया जाता था सिल्वर। आर्कॉट रूपी था कर्नाटक में। बहुत सारे और कॉइन्स में भी, क्योंकि सिल्वर कॉइनेज है, इनकी वैल्यू किस पे बेस्ड है, इनकी वैल्यू सिल्वर पे बेस्ड है, ठीक है। अब सिल्वर का जो दाम है उसमें आपको रीजनल वेरिएशन दिख रहा है। अभी भी आप ज्वेलरी देखेंगे तो गोल्ड का दाम हो सकता है कलकत्ता में कुछ हो, बॉम्बे में कुछ हो, लखनऊ में कुछ हो, मद्रास में कुछ हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं इसके तो, बट क्योंकि ये दीज आर द प्रेशियस मेटल्स, तो इन्हीं पे बेस था आपका ये पूरा कॉइनेज सिस्टम, ओके। अब जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं, तो एक तरह से ये टोकन करेंसी नहीं थे, दे हैड देयर वैल्यू, ओके। कि अगर आपका सिक्का आपके पास है वो, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाइन है तो उस क्वाइन की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपको मिल रही है, वो टोकन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 रुपया का वो सिक्का अभी के समय में लीजिए, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट जो हो वो 1 रुपया ना हो, या 1 रुपये से ज्यादा हो, लेकिन आपको जो मिल रहा है, आपका जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो 1 रुपया प्रोवाइड कर रहा है वो सिक्का, ठीक है, बिकॉज इट्स अ टोकन मनी, इट्स अ टोकन करेंसी। बट इस समय जो हम देख रहे हैं, ये आपके बेसिकली जो उनकी वैल्यू है सिक्कों की, रियल वैल्यू जो है उसके मेटल की, वही वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली वही। तो इसलिए जब वो सिक्के वेयर टियर हो जाता है, आपने अगर कोई आपके पास ज्वेलरी है और आपने उसको काफी टाइम तक यूज किया है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। आप उसको अपने ज्वेलर के पास लेके जाएंगे और आप उसको उसकी जगह पे दूसरी ज्वेलरी अगर लेना चाहेंगे, तो उस वियर एंड टियर का वो अपना हिस्सा काटेगा ना, वो कि ठीक है आप ले इतने में गए हैं, बट इसमें 2-3 ग्राम कम हो गया, शोज इट। तो इस तरीके से क्योंकि वियर टियर होता है, सिक्कों के साथ भी ऐसा होता है। हमारे पास बहुत सारे ट्रैम्पर्ड कॉइन्स, फटे हुए नोट, गंदे नोट दिखते हैं, बट क्योंकि वो टोकन है तो उनकी वैल्यू कम नहीं होती है। यहां पे ऐसा नहीं था। तो वी फाइंड कि वी हैव 2 काइंड ऑफ कॉइन्स फॉर देयर, सिक्का एंड सुन्ना। सिक्का वो थे जो फ्रेशली स्ट्रक हैं, अभी उनकी वैल्यू वियर एंड टियर से कम नहीं हुई है। सुन्ना वो हैं जो कि वियर एंड टियर हो गए हैं, जो कि पुराने हो गए हैं, पुराने कॉइन्स हैं, घिसे हुए कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 2 कॉइन्स आपके चल रहे हैं, सिक्का और सुन्ना, और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती थी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कॉइन्स को लाइक स्टक करना स्टार्ट किया। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, यहां पे अलग अलग मिंट्स आपके लगाए गए, प्रेसिडेंसी मिंट्स आपके लगाए गए, ठीक है। जिसमें कलकत्ता मिंट बहुत इंपॉर्टेंट था। कलकत्ता मिंट अभी भी काम करता है, दैट मिंट इज स्टिल एक्टिव, ठीक है। तो बंगाल से आपके सिक्का, गोल्ड मुहर, कॉपर पैसे, ये सारे आपके लाइक स्टक हो रहे थे। मद्रास से आपके आर्कॉट रुपीस, पगोडा, फानम्स आपके स्टक हो रहे थे। बॉम्बे से आपके सूरत रुपीस, ठीक है, वो आपका इशू हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। फिर 1806 में कॉइनेज एक्ट आया। कलकत्ता मिंट जो स्टैब्लिश की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एक तरह से यूनिफॉर्मिटी देने के लिए सिक्कों को। कंपनी ने गोल्ड की जो मोहरें थी
एक गोल्ड की मोहर 16 रुपए की थी, तो मतलब 16 चांदी के सिक्के आप देंगे तो एक आपको गोल्ड की मोहर दिख जाएगी। ये इन्होंने दे हैव काइंड ऑफ कंटिन्यूड मिंटिंग गोल्ड मोहर्स। गोल्ड सर्कुलेशन हाउएवर रिमेन कन्फाइंड लार्जली टू होल्डिंग एंड लार्ज ट्रांजैक्शंस ओनली। उसको जनरल या एवरीडे कॉमर्स में यूज नहीं होता था, एवरीडे कॉमर्स में आपके सिल्वर पे ही काम चलता था। ठीक है, फिर आपका आता है 1835 का कॉइनेज एक्ट। 1835 का कॉइनेज एक्ट, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। अब इसमें मानकीकरण किया जा रहा है सिक्कों का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रीजनल वेरिएशन है सिक्कों में। सिक्का एंड सुन्ना वाला भी कंसेप्ट है, पुराने कॉइन्स, घिसे हुए कॉइन्स, नए कॉइन्स, इन सबका भी दिक्कत है ना भाई। तो कैसे आप, हाउ विल यू, लाइक यू नीड स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज जैसे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ ट्रेडिंग कंपनी, और ट्रेड जब इसका बढ़ रहा है तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑर्डर टू द स्मूथ ट्रांजैक्शन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जेम्स मिल के साथ मिलके, ठीक है, जिनका इंडिया ऑफिस में एक इन्फ्लुएंस भी था, 1835 में कॉइनेज एक्ट पास करते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत एक सिंगल यूनिफॉर्म करेंसी सारी ब्रिटिश इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है, जिसको कंपनीज रूपी या विक्टोरिया रूपी बोला गया 1840 के बाद। ठीक है, जब क्वीन की एफिजी थी, वो किंग की का जो इमेज था उसको रिप्लेस करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1840 में क्वीन का चेहरा आपके सिक्कों में छपने लग गया, विक्टोरिया रूपी। ठीक है, जितनी भी रीजनल करेंसीज थी, पगोडा, फार्नम, मार्कॉट, सूरत रूपी, सबको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। रूपी अब 180 ग्रेन ऑफ सिल्वर, ठीक है, विद 11 पार्ट सिल्वर एंड 1 पार्ट एलॉय, उस पे सेट किया गया कि रूपी ऐसी ही होगी, 180 ग्रेन उसका वेट होगा, और दिस इज हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड। रूपी को 1 रुपए में 16 आना, ठीक है, हर एक आने में 12 पाइस, 12 पाइस या 4 पैसे। ठीक है, तो ये आपका 4321 सिस्टम आपका लाया गया। 1 रुपए में 16 आना, 64 पैसे, 192 पाइस। 1 रुपीज इक्वल्स टू 16 आना, 64 पैसे एंड 192 पाइस। ठीक है, दिस वॉज डन। मुहर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सोने की मोहरों में अब लीगल टेंडर खत्म 1835 से ही। रूपी अकेला सोल लीगल टेंडर रह गया पूरे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कॉइनेज एक्ट 1835 ने एक तरह से दे फाउंड अ यूनिफाइड इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। Often it is paired with the English Education Act of 1835 as part of Benting's modernizing agenda, by the way. मिंट की जो लोकेशन थी 1835 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में थी। कलकत्ता का जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज ऑपरेशनल इवन टुडे। Got it? Madras Mint, however, it was closed in 1869. ठीक है, 1869 में ये क्लोज हो गया था। अब 1835 के बाद स्टैंडर्डाइजेशन का जो समय आया, 1870s से 90s में एक क्राइसिस आई आपकी। ठीक है, एक क्राइसिस का दौर आया आपके 1870s और 90s के समय। Got it? What was this monetary crisis? It was characterized by a formerly silver-based system operating in a global context of bimetallism. Two kinds of metals which were, or two kinds of coins which were being used. ठीक है, रुपया आपका अलग है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि वी हैव पैसे और आने, उनका मेटल अलग है। ठीक है, सो उस कंटेक्स्ट में आप देखते हैं, क्योंकि रूपी वॉज अ सिल्वर कॉइन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हाउएवर इट वाज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो एक्सचेंज रेट जो दोनों के बीच में था, वो सिल्वर गोल्ड के प्राइस रेशियो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके बेसिस पे तय होता था। एज लॉन्ग एज दिस रेशियो रिमेन्ड स्टेबल, रूपी स्टर्लिंग रेट वॉज अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए में 2 शिलिंग, ओके, या 10 रुपए में 1 स्टर्लिंग आपका मिल रहा है। 10 सिल्वर सिक्के आप दीजिए, एक आप गोल्ड का स्टर्लिंग ले लीजिए, इसी एक्सचेंज रेट पे चल रहा है। 1860 ऑनवर्ड्स हाउएवर आप ये देख रहे हैं कि और खासकर 1873 में एक ग्लोबल सिल्वर ग्लूट आता है।
Okay, there come a global silver glut. What is this global silver glut? ग्लोबल सिल्वर ग्लट का मतलब कि कई जगहों पे चांदी की खदानें आपकी खोजी गई, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, नेवादा में, ठीक है। जर्मनी ने सिल्वर को डीमोनेटाइज कर दिया, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया। तो इसके जरिए हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में चांदी की कीमत घट गई बहुत ज्यादा। अब क्योंकि 1835 के बाद स्टैंडर्ड, जो इंडिया में स्टैंडर्ड था कॉइन्स था, वो तो सिल्वर ही था, इसकी वैल्यू भी गोल्ड के हिसाब से कम हो गई। नाउ द एक्सचेंज रेट फेल फ्रॉम 2 shilling पर रूपी 1860 टू अप्रोक्सीमेटली 1 shilling 4 pence बाय द अर्ली 1890s। 30% का डिप्रिसिएशन आपको होता है, ठीक है। 30% का डिप्रिसिएशन आपका हो रहा है इसमें। अब इस डिप्रिसिएशन से एक प्रॉब्लम, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हुई। होम चार्जेस सबसे पहले, क्योंकि उनका जो होम चार्जेस आप जानते हैं, पेमेंट्स विच इंडिया ओड टू ब्रिटेन, ठीक है, अलग अलग में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, पेंशन है, डेट इंटरेस्ट है, ये सब जानते हैं हम, बाद में बात करेंगे भी इनके बारे में। ये सब आपकी स्टर्लिंग में होती थी, बट रुपये का दाम जब घट गया, सो द सेम स्टर्लिंग ऑब्लिगेशन इट रिक्वायर्ड मोर रुपीज। रुपए का दाम अगर आपका वैल्यू कम हो गई तो अब आपको जितने आपको एक स्टर्लिंग के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ड्रेन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया में तो वो वैल्यू वही है, बट ड्रेन होना स्टार्ट शुरू हो गया। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यहां से आनी स्टार्ट हुई। इंडियन एक्सपोर्टर्स, शॉर्ट रन में तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके जो एक्सपोर्ट्स थे उनका दाम घट गया है और लोग प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा सामान बिक रहा है, ज्यादा रुपए उनको मिल रहा है, बढ़िया है। इंपोर्टर सफर कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का बजट सफर कर रहा है, बिकॉज रेवेन्यू वॉज इन रुपीज, बट एक्सपेंडिचर, मेजर एक्सपेंडिचर इट वॉज इन स्टर्लिंग। वाई स्टर्लिंग? क्योंकि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट आपके लाए जा रहे हैं 1850s 60s ऑनवर्ड्स, नहर बन रहा है, रेलवेज बन रही हैं, टेलीग्राफ लाइंस बिछाई जा रही हैं, वो सब आपके बाहर की कंपनियां कर रही हैं। पेमेंट उनको स्टर्लिंग में करना है, अर्निंग आपकी रूपी में हो रही है। अब दिक्कत हो गई। इन सब इश्यूज को डील करने के लिए 1893 में हर्शल कमेटी आती है, ठीक है। इन 1893 हर्शल कमेटी को इट वाज अपॉइंटेड 1893 में, ठीक है। दिस हर्शल कमिटी, ओके, इसके बैकड्रॉप में यह था कि इंडियन मिंट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए टू in 1893 the government appointed this Herschel committee 1892 to examine the currency question. The committee recommended closing the mints to free silver coinage, कि मिंट्स को क्लोज कर दीजिए। 26 जून 1893 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया on the recommendation of Herschel committee announced the closure of the Indian mints to the free coinage of silver. This meant that individuals could no longer bring silver bullion to the mint and have it coined into rupees as of right. अब वो खत्म हो गया कि पहले चांदी लेके जाओ, सिक्के ले आओ, वो खत्म है। अब इससे क्या हुआ? सप्लाई ऑफ रूपी वॉज नाउ कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द मार्केट सप्लाई ऑफ सिल्वर। इंपॉर्टेंट, यहां से अब गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि एक सिल्वर का, रुपया का क्या दाम हो सकता है, इंडियन रूपी का क्या दाम हो सकता है। रूपी वॉज नो लॉन्गर अ फुल वेट सिल्वर कॉइन इन अ क्लासिकल सेंस, इट बिकेम अ टोकन कॉइन। हर्शल कमेटी के बाद ही आपके टोकन कॉइन्स का कंसेप्ट इंडिया में आ जाता है। कंसेप्ट तो पहले था, बट इंट्रोडक्शन होता है। द गवर्नमेंट एम टू फिक्स द रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट एट 1 shilling 4 pence। 15 रुपए में आपको एक स्टर्लिंग मिल जाएगा। ये फाउंडेशनल मूवमेंट था। द ट्रांजिशन फ्रॉम अ कमोडिटी मनी सिस्टम टू अ मैनेज्ड करेंसी सिस्टम। जेएम कीन्स, उन्होंने अपना पहला इकोनॉमिक वर्क इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ही लिखा था 1913 में, लार्जली ऑन द इंप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन विच हैपेंड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1893 के बाद इंडिया ऑपरेटेड व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल अ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब रूपी वॉज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज इंडिया हैड नो लार्ज गोल्ड रिजर्व,
but it was convertible into sterling at a fixed rate and sterling was on the gold standard. तो इंडिया की जो कॉइन्स है वो इनडायरेक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड पे हो गई. अब गवर्नमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व लंदन में मेंटेन करती थी. रूपी वॉज इशूड इन इंडिया अगेंस्ट दिस रिजर्व और एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स कर दिया गया था कि आपका 15 रुपए में एक स्टर्लिंग होगा. ये फिक्स था. ठीक है. 1898 में फॉलर कमेटी है, उसने रिकमेंड किया कि सारा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में कंसोलिडेशन होना चाहिए. इट प्रपोज मेकिंग गोल्ड अ लीगल टेंडर एट अ फिक्स रेट टू रुपीज. जो गोल्ड लीगल टेंडर आपका 1835 के बाद से हटा दिया गया था, ये किया. जेएम कीन्स इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1913 में लिखते हैं. कीन्स यंग इकोनॉमिस्ट थे, उस समय इंडिया ऑफिस में ही थे. ये स्टडी उन्होंने लिखा. ही आर्ग्यूड दैट इंडियाज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड वाज एक्चुअली अ रैशनल एंड सोफिस्टिकेटेड मॉनेटरी अरेंजमेंट. बैकवर्डनेस का साइन नहीं है. एंड ही डिफेंडेड द सिस्टम अगेंस्ट द क्रिटिक्स हु वांटेड अ फुल गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडिया. ठीक है. इसमें आर्गुमेंट यही था कि रिजर्व्स को स्टर्लिंग में होल्ड करना इट इज अ मोर एफिशिएंट देन होल्डिंग गोल्ड बुलियन. ठीक है. पेपर करेंसी की भी अगर हम बात करें 1861 में, ठीक है, पेपर करेंसी एक्ट आया जिसके थ्रू प्रेसिडेंसी बैंक्स उनको राइट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि आप पेपर करेंसी इशू कर सकते हैं. ओके. और ऐसे इस तरीके का करने वाले आप यू विल बी द सोल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट विल बी द सोल अथॉरिटी. ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट इट विल बी द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स. 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए ऐसे नोट आपके इशू किए गए 1861 के बाद. पूरे इंडिया को करेंसी सर्कल्स में डिवाइड किया गया. कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, लाहौर, कानपुर, जहां पे ये नोट्स आपके लीगल टेंडर थे. नोट्स ऑफ वन सर्कल दे वर नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड इन अनदर. इंपॉर्टेंट इनकन्वीनियंस हुई, बट शुरुआत में यही था कि ये कलकत्ता का नोट है, कलकत्ता में ही चलेगा. बॉम्बे का नोट है, बॉम्बे में ही चलेगा. बॉम्बे प्रेसिडेंसी या जो भी उसका एक जुरिस्डिक्शन किया गया था. नोट्स को कन्वर्टिबल थे. नोट्स वर कन्वर्टिबल इनटू सिल्वर रुपीज. तो एक पेपर और मेटल की करेंसी के बीच में एक लिंक बनाया गया था. बट या दिस वाज द थिंग. फिर आपके देखते हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक्स आपकी स्टैब्लिश हो रही हैं. बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास क्वासी पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे. पेपर करेंसी एक्ट 1861 आने के बाद इनकी जो नोट इशूइंग पावर थी वो रिमूव कर दी गई. They remain crucial, however, as the government bankers. 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 बनाया जाता है एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है. जनवरी 27, 1921 से शुरू होता है. दिस इंपीरियल बैंक सर्व एज द गवर्नमेंट्स बैंक एंड द कंट्रीज लीडिंग कॉमर्शियल बैंक. बट ये सेंट्रल बैंक नहीं था, करेंसी नहीं इशू कर सकता था. यही इंपीरियल बैंक जो था गाइस, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1955 में नेशनलाइजेशन के बाद. समझ में आया आपको कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका आता है. अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पीरियड पे फिर से करेंसी क्राइसिस हुई. सिल्वर प्राइसेस बढ़ गई अचानक से. अब सिल्वर प्राइसेस बढ़ गई तो सिल्वर की वैल्यू भी बढ़ गई. टोकन कॉइन सिस्टम को थ्रेटन करने लग गया. द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रेज द रुपीज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट टू 2 शिलिंग्स पर रुपीज 1919 में. फिर से 10 रुपए में आपको 1 शिलिंग मिलने लग गई. ठीक है. गेटिंग. बेविंगटन स्मिथ कमेटी आपकी बनती है 1919 में. क्योंकि रुपए की वैल्यू अगर आपके बढ़ रही है तो उससे इन्फ्लेशन वगैरह पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना. बेविंगटन स्मिथ कमेटी 1919 में बनाई जाती है टू एग्जामिन द करेंसी एंड एक्सचेंज क्वेश्चन वॉर के बाद. अब इसने ये रिकमेंड किया कि आपका प्री वॉर जो रेट है वही होना चाहिए. ठीक है. हिल्टन यंग कमेटी 1926 में बनती है. फॉर्मली बोलते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट वही होना चाहिए 1 शिलिंग 6 पेंस. ठीक है. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसके एस्टेब्लिशमेंट को रिकमेंड करती है. वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंपीरियल बैंक से इंडिपेंडेंट रहेगी और वो करेंसी आपके इशू कर सकती है. This happened. And this is how Reserve Bank of India was set up. Reserve Bank of India Act पास किया गया 1934 में. 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है. इसके फीचर्स क्या हैं ये हमने दिया है. प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी इनिशियली, बट उसके बाद सोल अथॉरिटी फॉर नोट इशू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैनेज द एक्सचेंज रेट, गोल्ड, स्टर्लिंग एंड एवरीथिंग.
ठीक है। पहले गवर्नर जो आपके थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सर जेम्स टेलर आपके सेकंड गवर्नर थे, सर सीडी देशमुख आपके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे 1943 से 49, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू सर्व आरबीआई गवर्नर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड में उनको अपॉइंट किया गया था। बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं बाद में, सीडी देशमुख। ठीक है, अब करेंसी और नेशनल पॉलिटिक्स में आप देखते हैं गेन ऑफ वेल्थ थियरी आपकी दी जाती है, एक्सचेंज रेट पे बात की जा रही है। यू नो 1 शिलिंग 4 पेंस या 2 शिलिंग, इसकी भी कंट्रोवर्सी आपकी है 1920s में पोस्ट वर्ल्ड वॉर में कि किस तरह से गवर्नमेंट केवल 2 शिलिंग पे करना चाह रही है, बट 1 शिलिंग 4 पेंस की बात कर रहे हैं। आपके अलग अलग कमिटीज जो है, फेलो कमेटी है, आपका फॉलो कमेटी है या यंग कमेटी है, इन सब ने बात किया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिपीटेडली पास रेजोल्यूशन ऑन द करेंसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। वो आर्ग्यू करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटेन में या ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए डिजाइन की जा रही है, इंडियन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के समय में फिर से आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया सप्लाइड गुड्स टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बट इट वॉज नॉट पेड इन गोल्ड। ठीक है, it was not paid in gold. Instead, what did Britain did? Britain accumulated a debt in sterling, held as India's sterling balance in London. 1945 तक ये आपका almost 1,300 million sterling हो गया था. It was a complete reversal of the pre-war drain relationship in accounting terms. And these sterling balances became a major issue in post-independence economic planning and negotiation. ठीक है, वॉर टाइम इन्फ्लेशन आपका फैल रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अ बैकड्रॉप फॉर द सीडी देशमुख गवर्नरशिप एंड दीज डेट्स। इसलिए केआई लिनर्ड जब आपके ग्रेट फॉर्म थियरी दे रहे हैं और कई सारे स्कॉलर्स, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस जो ये बता रहे हैं कि ब्रिटेन का इंडिया को छोड़ना एक बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया को थामे रखना, इंडिया को एज अ कॉलोनी बना के रखना, इट हैज बिकम अनसस्टेनेबल फॉर ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का मॉनेटरी हेल्थ जो थी वो खत्म हो रखी थी। It was no longer the monetary superpower of the world. Okay, क्योंकि वर्ल्ड का जो साहूकार था, वर्ल्ड का जो लोन गिवर था, वो अमेरिका निकल के आया था। ब्रिटेन वॉज नो लॉन्गर दैट इकोनॉमिक सुपर पावर। तो एक जो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा कंट्री थामना वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक हो गया था, और स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ Second World War, especially in the backdrop of 1,300 million pounds of debt, sorry, sterling of debt. ठीक है, और ये डेट या इसके थ्रू बाहर को निकालना, इट बिकेम अ मेजर इशू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवन इन द पोस्ट वॉर इकोनॉमी। इसीलिए प्रॉब्लमेटिक थी हमारे लिए। वहां पे उस दरमियान आपको इन सारे इश्यूज को झेलते हुए बाहर निकालना है इंडिया को। ठीक है, नाउ व्हाट एवर आई हैव मेंशन, इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रोनोलॉजी है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। 1806 में कलकत्ता मिंट स्टैब्लिश हुआ, कॉइनेज एक्ट 1835 में आया, पेपर करेंसी एक्ट आपका 1861 में आया है, 1893 में मिंट्स को क्लोज कर दिया गया। कौन से आपके कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फॉलर कमेटी आपका 1898 में आया। फिर कीन्स जो कि इंडिया ऑफिस में काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उनका इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आपका आया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920-21 में स्टेट बैंक जो सारे प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आपका आया। आरबीआई ऑपरेशन शुरू करता है 1935 में, आरबीआई नेशनलाइज होता है 1949 में, एंड आफ्टर दैट 1955 में आप देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाके आपके इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू करेंसी सिस्टम। अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, so that's it for this very session. Thank you so much for joining me here. I know that it was a factual heavy session, but sources थे और बहुत सारे sources हमारे पास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं, तो सोर्स का जो भी टॉपिक होता है थोड़ा सा फैक्चुअल हैवी हो जाता है, बट आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि दीज फैक्ट्स आर लिमिटेड टू इट और ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन मेंशन्ड, बट क्योंकि ये सोर्स हैं, तो जब हम आगे की बातें करेंगे, आगे की जब हम हिस्ट्री देखेंगे, तो उसमें आई विल बी इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आपके अलग अलग
यू नो जो आपके मॉडर्न हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें कौन कौन से सोर्सेस किस तरीके से क्या रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में, जैसे जर्नल्स के बारे में बात करेंगे, न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड अगर कोई बच्चा और कुछ पढ़ना चाहता है, देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स जिनके वर्क्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे रॉबिन जेफरी हुए, इंडिया न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन करके उनकी बुक है 2000 की। फ्रांसिस्का ऑर्सिनी, खासकर अगर आप हिंदी प्रेस को जानना चाहते हैं, द हिंदी पब्लिक स्फेयर करके उनका वर्क है 2002 का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस्का ऑर्सिनी का। सैंड्रिया फ्रीटेग, अगर आप उर्दू प्रेस की बात करें, देन वी हैव एक नवल किशोर प्रेस था लखनऊ में, उस पर काम है आपके अलीक स्टार्क का। देन वी हैव प्रिंट कल्चर एंड कॉलोनियल जेंडर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, उस पर देयर इज दिस वर्क ऑफ प्रिया जयकुमार एंड मृणालिनी सिन्हा, ठीक है। शी ऑल्सो हैज रिटन दिस मदर इंडिया वर्क। पार्थ चटर्जी का द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, इसमें इनर आउटर डोमेन की वो बात करें, बट इसमें नेशनलिस्ट प्रेस को भी वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपके इस इनर आउटर डोमेन में, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन, आप इमेजिन कम्युनिटी जो उनका 1983 का सेलिब्रेटेड वर्क है, उसमें वो प्रिंट कल्चर किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब उन्होंने इस पे बात की है। नाउ ऑल दिस टेक्स्ट व्हिच आई हैव मेंशन्ड, ऑब्वियसली लाइक whenever I'll talk about specific events और specific topics, हम इन वर्क्स को जहां भी आपका प्रेस या प्रिंट की बात आएगी वहां पे इन वर्क्स को हम बार बार आप लोगों को बताएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट इस सेशन के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, ये इसका एनोटेशन फाइल आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये डेमो सेशन था, सबके लिए फ्री है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस सेशन में जो भी हमने बातें की, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अपने अर्थात ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देंगे। एक आप अलग से कॉपी बना के रखिए जिसमें यू कैन प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल, जो फ्रेशली आपका क्वेश्चन लाइक टॉपिक्स डिस्कस किया गया है क्लासेस में, उसके बेसिस पे आप कुछ लिखने का ट्राई कीजिए। इट विल हेल्प यू इन डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, क्योंकि इंक्रीजिंगली हम ये देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में आपके थ्योरेटिकल पेपर्स आपके इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को उसके लिए भी रेडी रखिए। तो आई विल बी लाइक गिविंग यू 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वेरी क्लास। अगर आपके मन में कोई फीडबैक है, कुछ भी आपको बताना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बैनर में आपको दिख रहा है, दिस इज द लाइक इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग, you can check out Athar 3.0 batch as well, ठीक है। That's it for this very session. Thank you so much for joining me here. Bye bye guys, take care.